हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और कॉम्प्लेक्स करते 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 हमारा इमेजिनेशन, हमारा विजुअलाइजेशन भी वैसा होता चला गया है कि हम लोग चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से समझने भी लगे, इस दुनिया के भी और उस दुनिया के भी। तो ट्रांजिशंस होता है ना, धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। मैं देख रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉजिटिव ट्रांजिशंस आना शुरू हो गए। ये अच्छी बात है। पहले एक्चुअली इस मूड क्या होता था ना, मतलब मूड होता था कि जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि अधिकतर लोग मतलब दुनिया से लोग लेना चाहते हैं। कहीं से भी कोई भी चीज़ अगर कुछ हो कि हमको यहाँ से क्या मिलेगा, अच्छा हम नौकरी करेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, उससे मिलेगा, सब यही सोच रहे हैं। कोई देने का नहीं सोच रहा कि हम क्या दे सकते हैं। मेरा सोच ये है, मेरी थिंकिंग ये है कि देखिए, आप ये मत सोचिए कि आप क्या ले रहे हैं, वो सेकेंडरी है। पहले आप देखिए आप कितने काबिल हैं और आप क्या दे सकते हैं किसी और को। देने में ज़्यादा विश्वास रखिए एज कंपेयर टू लेने में। तब वो अंदर से खुशी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा और चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से सीखते हुए चले जाएंगे, समझ में आएगा। और अंदर से जब आप सोएंगे ना रात में, तो एक चैन की नींद सोएंगे, ठीक है, मतलब रिलैक्स होकर के सोएंगे। अच्छा, आज मेरा ये कंट्रीब्यूशन था, आज मैंने ये चीज़ किया, आज मैंने वो चीज़ किया, ठीक है। इसलिए लेने के जगह पे आप ये सोचिए कि आप समाज को या सोसाइटी को या देश को आप क्या दे सकते हैं। थोड़ा सा भी ये सक्षम है तो, अगर नहीं तो बढ़िए, खुद को काबिल बनाइए, इतना काबिल बना लीजिए कि आप देने लायक हो। समझ में आ रही है बात? इसीलिए आप देने लायक बने, ना कि लेने लायक, ठीक। अब देखो, इसमें हम लोग देखते हैं थ्योरम्स ऑन बाउंडेड इनफाइनाइट सेट्स। दो थ्योरम्स हैं, ये वाला और ये वाला। बस थ्योरम को आप पढ़ लीजिए और इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्या बोला मैंने? बोल्जानो, ये इंक का बहुत भरो ना, इंक तो देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ गंदा हो जाता है। मेरे दीवार पे भी इंक लगा, बोर्ड पे भी इंक लगा, कहाँ कहाँ इंक लग गया। एनीवेज, बोल्जानो वीयरस्ट्रास थ्योरम। Every bounded finite set has at least one limit point. Every bounded finite set has at least one limit point. बस ये सिंपल सा स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि हर बाउंडेड फाइनाइट सेट के पास एक कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होता ही होता है। फिर एक टर्म आता है कवरिंग ऑफ अ सेट। क्या होता है कवरिंग? लेट एस इज अ गिवन सेट। मान लीजिए कोई एस एक गिवन सेट है। A collection of sets whose union contains S is said to cover the set S. If the sets are open, then the collection is called an open covering. देखो, एक सेट आपको दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ भरे हुए हैं, ये सेट है। अब ये सेट हो सकता है बहुत सारे सेट्स के यूनियन से बना हो। तो मान लेते हैं सपोज एक सेट है A1, इसका यूनियन कर दिए तो A2 के साथ, इसका यूनियन कर दिए A3 के साथ, करते करते सपोज AN सेट्स का आपने यूनियन कर दिया है। और जब आप यूनियन करोगे तो आपको S मिलेगा। वही बोल रहा है, लेट S इज अ गिवन सेट। मान लेते हैं S एक कोई गिवन सेट है। ए कलेक्शन ऑफ सेट्स हुज यूनियन कंटेन्स S इज सेड टू कवर द सेट। कलेक्शन ऑफ सेट्स मतलब यहाँ पे A1, A2, A3 डॉट 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 AN है। तो ये सारे सेट्स का कलेक्शन, इन सारे सेट्स का कलेक्शन को हम बोलेंगे क्या, कि ये जो है ना इस सेट को कवर कर दे रहा है, ठीक है। ये सेट्स अगर ओपन सेट्स निकले तब हम क्या बोलेंगे कि ये ओपन कवरिंग है। अगर ओपन सेट्स नहीं निकले तो उसको क्लोज्ड कवरिंग बोलेंगे, ठीक। फिर हीन बोरल थ्योरम। हीन बोरल थ्योरम मतलब लेट एस बी ए कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट मतलब क्लोज्ड एंड बाउंडेड, तो वैसे सेट को हम लोग कॉम्पैक्ट सेट बोलते हैं। Suppose there are neighborhoods NZ such that each one of them is associated with a particular Z of S. Then a finite number of these neighborhoods cover S. फिर से सुनो, let S be a compact set. Compact set मतलब closed और bounded set. कोई भी S एक closed और bounded set है। Suppose there are neighborhoods
NZ such that each one of them is associated with a particular Z of S. एक सेट है आपका क्लोज्ड एंड बाउंडेड, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, तो यही बन जाएगा मेरा एक कॉम्पैक्ट सेट। ठीक, सपोज देयर आर नेबरहुड्स NZ, कुछ नेबरहुड्स हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इस तरह से नेबरहुड्स हैं, such that each one of them is associated with a particular Z of S. तो हर नेबरहुड जो है आपका कुछ ना कुछ आपके इस सेट से ही कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ Z आपका इस सेट से ही कनेक्टेड है, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर Z से ही कनेक्टेड है। देन ए फाइनाइट नंबर ऑफ दीज नेबरहुड्स कवर S। तो फाइनाइट नंबर ऑफ दीज नेबरहुड्स, तो मान लेते हैं ये सब फाइनाइट, मतलब आप इसे फाइनाइट है, काउंट कर सकते हो। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 नेबरहुड्स जो हैं, इसको हम बोलेंगे कि इस सेट को कवर किया इन्होंने। तो ये सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसका आपको सिग्निफिकेंस मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, और उतना भी सिग्निफिकेंस आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये सब आपके एप्लीकेशंस लगेंगे, इसलिए मुझे ये थ्योरी बतानी पड़ रही है। तो कृपया अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि सर आप थ्योरेटिकल चीज़ ज़्यादा बता दे रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखा दो, तो मेरे मुन्ने प्रॉब्लम स्किल्स तभी डेवलप हो पाता है जब आप उसका बेस और फाउंडेशन आपका मजबूत होता है। समझ में आ रही है बात? तो आपको उसके पीछे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता नहीं, डेफिनेशन पता नहीं, प्रॉब्लम जानेंगे, अच्छा ठीक है मैंने एक बता दिया, एक ठीक है इस प्रॉब्लम को इस तरह बनाते हैं, यही पूछता है एग्जाम में, इस प्रॉब्लम को इस तरह बनाते हैं, सिखा दिए, तो उसको क्या कह रहे हैं, बेटा ले एक मुंह चम्मच खोल देता है, होता है ना जब दवाई खिलाया जाता है तो चम्मच से खोल करके इसको शेक करके फिर चम्मच, अच्छा ओलो लो लो चम्मच, मतलब मुंह खोलो तो ऐसे करके, तो वो स्पून फीडिंग नहीं होता बाबू। स्पून फीडिंग से एग्जाम वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं निकलते, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात नहीं है, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वैसे डेवलप नहीं होता कि मैंने एक बता दिया कि अच्छा इस तरह के प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करोगे, आप PYQs उठा करके देख लो ना, वैसा प्रॉब्लम थोड़ी आता है। प्रॉब्लम आता है मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स के, इसका इसमें घुसा दिया, उसका उसमें घुसा दिया। अब ये सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं है और आपको स्पून फीडर करके दिया था, तो तब क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक तो जाओगे, लेकिन जो टॉप पे पहुँचना तो तब जा नहीं पाओगे, फंस जाओगे। फिर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया, घूम जाएगा, डेफिनेशन से कुछ रिलेटेड डेफिनेशन मिक्स करके पूछ दिया तो फंस जाओगे। तो वैसा नहीं करते ना, और खास करके तो हमारे क्लास में तो वो चीज़ नहीं होता। स्पून फीडिंग जहाँ कराया जा सकता है, आपको जहाँ पे अच्छा लगता है आप वहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने स्टूडेंट्स का लेवल जानते हैं, हम उनके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। गौर फरमाइएगा, एक्सियोमेटिक फाउंडेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, इसमें पहला रूल है इक्वालिटी का। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके बराबर तब होंगे जब आपका पहला, हम आपको बताए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में भी लिखते हैं, एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। तो इक्वालिटी कब होगा, जब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा, पहला सेकेंड एलिमेंट सेकेंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा, है ना। तो A, B विल बी इक्वल टू C, D इफ एंड ओनली इफ, अगर A इज इक्वल टू C हो जाता है और B इज इक्वल टू D हो जाता है। ये रहा आपका इक्वालिटी का एक्सियम। सम का एक्सियम मतलब A, B प्लस C, D ये बराबर कब होता है, जब A प्लस C, B प्लस D, देखो इंडिविजुअली कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। प्रोडक्ट मतलब A, C, डॉट C, D, ये करोगे तो आपको AC माइनस BD और AD प्लस BC ये आ जाना चाहिए। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब ये, अब ये मत पूछना कि सर ये वाला कैसे है, मैंने आपको करके दिखा दिया था ना। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस IB, मान लेते हैं A प्लस IB को ही ऑर्डर्ड पेयर में, A प्लस B को ही ऑर्डर्ड पेयर में हम A, B लिखते हैं, ठीक। उसी तरह से C प्लस ID है, C प्लस ID, ये इसी को ऑर्डर्ड पेयर में C, D लिखते हैं, ठीक। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रियल पार्ट वाला ये मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट वाला ये मिलेगा, सिंपल वही चीज़ है, ठीक है। कुछ थ्योरम्स है,
सपोज Z1 Z2 Z3 बिलोंग टू सेट S ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Z1 Z2 Z3 क्या है, ये सब सेट S को बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो पहला ये बोल रहा कि Z1 प्लस Z2 अगर आप करते हो, मतलब एडिशन करते हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, या फिर प्रोडक्ट फाइंड करते हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो भी उस सेट का ही पार्ट होगा। तो इट विल बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर सेट। और इस थ्योरम को या इस लॉ को बोला जाता है क्लोजर लॉ, क्योंकि सब कुछ आप कर रहे हो तो वो सब सेट के अंदर ही मिल रहा है, तो इसलिए हमको मिल रहा है क्लोजर लॉ। अब Z1 प्लस Z2 अगर फाइंड करें तो या Z2 प्लस Z1, ऑर्डर डज नॉट मैटर। जब एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तब उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। फिर Z1 प्लस, और ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं Z2 प्लस Z3, इसको हम लिख सकते हैं पहले Z1 Z2 को ऐड करें, फिर जो आंसर आए उसको Z3 से ऐड करें। तो ऐसे लॉ को बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। फिर Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको Z2 Z1 के बराबर ही मिलेगा। तो आपने ऑर्डर चेंज किया तो क्या फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा, दोनों बराबर हो गया। तब इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर Z1 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम Z2 Z3 के साथ, मतलब Z2 Z3 मल्टीप्लाई करो, जो कुछ भी आया Z1 से उसको मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे एक बार Z1 Z2 का पेयर ले लो, मल्टीप्लाई करो, जो कुछ भी है Z3 ले लो। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये सारे चीज हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा में, सेट थ्योरी में जो रूल्स थे सेम चीज वैलिड है, और सबका नाम भी सब सेम है। फिर Z1 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं Z2 प्लस Z3, आपने ऐड किया तो इसको क्या हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर Z1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस Z1, ये अगर हम फाइंड करते हैं तो आपको मिलता है Z1। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, जीरो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो जीरो को बोलेंगे आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब जीरो के ऐड करने से आपको कोई भी फर्क चेंजेस नहीं मिल रहा, तो हम लिखेंगे जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसी तरह से अगर 1 को आप मल्टीप्लाई करते हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से, या फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा ही रहता है। और इसीलिए आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मतलब उसने अपनी पहचान नहीं खोता कि जीरो के ऐड करने से जो आपका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पहचान नहीं खो रहा, इसलिए हम जीरो को आइडेंटिटी बोलेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एडिशन के रेस्पेक्ट में। उसी तरह से अच्छा हाँ, कोई कमेंट किया था कि सर ये बोर्ड ये डस्टर कैसे चिपका हुआ रह गया? सर मैग्नेटिक बोर्ड है ना, तो इसमें है, तो इसलिए चिपक जाते हैं। फिर 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे Z1, तो Z1 को मल्टीप्लाई करने से, तो यहाँ पे 1 के मल्टीप्लाई करने से कॉम्प्लेक्स नंबर ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई, इसलिए हम बोलेंगे 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसलिए क्योंकि यहाँ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, एडिशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप एडिशन कर रहे हो। ठीक है, 8वां नंबर देखो, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर Z in S such that Z plus Z1 is equal to 0. Z is called inverse of Z1 with respect to addition denoted by minus of Z1. इसको हम लोग एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब जिसको आप ऐड करने से घट जाती हैं चीजें। जैसे हम बोलेंगे -3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, मतलब कि 3 और -3 को आप ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 0। देखो, कोई भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 के कोरिस्पॉन्डिंग कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, एग्जिस्ट करता है, सच दैट Z प्लस Z1 अगर आप ऐड करते हो तो बन जाता है वो 0। तो Z इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ Z1 विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन डिनोटेड बाय -Z1। साथ ही साथ लास्ट वाला, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 नॉट इक्वल टू 0, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कोरिस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर Z in S, उसी सेट में ही होने चाहिए, such that Z into Z1 is equal to Z1 into Z is equal to 1. So Z is called the inverse of Z1 with respect to multiplication and denoted by Z1 inverse or 1 by Z1. समझ में आया? तो ये सारे कुछ थ्योरम्स थे और ये आपका एक्सोमेटिक फाउंडेशंस है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कुछ और टॉपिक्स। एक छोटा सा रिकैप करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। डी मॉइवरेज थ्योरम मैंने आपको अच्छे से बताया था, एक बार और देख लेते हैं। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू
x1 प्लस आई वाई वन, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू, इसको आप लिख सकते हो r1 ब्रैकेट में cos थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन। इसी चीज को आपको शॉर्ट में अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे, बोलोगे सर ये और कुछ नहीं r1 सिस थीटा वन है ना। उसी तरह से z2 x2 प्लस आई वाई टू इज इक्वल टू r2 और ब्रैकेट में लिखेंगे cos थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू, इसको लिखा जा सकता है r2 सिस थीटा टू। फिर दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो r1 r2 और अंदर में आ जाएगा cos थीटा वन प्लस थीटा टू। तो यहां पे आ जाएगा r1 r2 को मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा cos थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आई टाइम्स साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। मतलब यहाँ पे आपके एंगल्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो क्या, r1 r2 और सिस थीटा वन प्लस थीटा टू, ऐसे शॉर्ट में लिखा जा सकता है। फिर z1 बाय z2 इज इक्वल टू, डिवाइड जब आप करोगे तो ये r1 r2 इसके मैग्नीट्यूड जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, साथ में इधर वाला जो पोर्शन है वो इस तरह से रह जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो r1 बाय r2 और सिस अंदर में एंगल क्या है, थीटा वन माइनस थीटा टू। बात आ गई समझ में? ठीक है। अगर इसी चीज को मैं जनरलाइज कर दूं तो एकदम मल्टीपल टाइम्स अगर मैं ऐड कर दूं तो n टाइम्स, तो z1 इंटू z2 इंटू z3 डॉट 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 zn कर देंगे। तो इसके मैग्नीट्यूड से आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे और अंदर में आप n टाइम्स ऐड करोगे एंगल्स, और साइन का भी और कॉस का भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको आप शॉर्ट में जब आपको लिखना पड़ेगा तो आप इस तरह से लिख सकते हो ना, लास्ट में लिख देते हैं। फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका सब का सब आपका सेम हो गया तो वो z, तो इसका मतलब z के पावर में n आ जाएगा, है कि नहीं। z1 z2 z3 सारे के सारे सेम हो गए तो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। n टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो z टू द पावर n आएगा। z टू द पावर n बोले तो r पावर n आ जाएगा, और जो पावर में था वो अंदर आ जाएगा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो शॉर्ट में, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा को सिस n थीटा लिखा जा सकता है। तो ये वाला आपका एक्सप्रेशन है। रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट्स भी हम लोग सीखे थे। A number w is called an nth root of a complex number z if w to the power of n is equal to z। w को हम एक nth रूट बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का कब, जब w के माथे में हम पावर कर देंगे n और वो बन जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z के, और तो उसको हम लिख सकते हैं w is equal to z to the power of 1 by n। डी मोइवरीज थ्योरम से हमको पता है कि z के माथे में कोई भी पावर डालो तो वो इस तरह से कुछ अपना बिहेवियर शो करता है। तो n के जगह पे अगर हम 1 by n डालें तो n के जगह पे आप 1 by n डालोगे तो r पावर 1 by n आएगा, पूरे पे डालना ना, तो r पावर 1 by n आएगा। और यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा प्लस 2k पाई बाय n प्लस आई साइन थीटा प्लस 2k पाई बाय n। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो r टू द पावर ऑफ 1 by n सिस आएगा, और अंदर का पोर्शन मतलब थीटा प्लस 2k पाई बाय n। यहाँ पे k की वैल्यू आप चेंज करते जाओ 0 1 2 3 n माइनस 1 तक। तो इससे हमको ये पता चला है कि n डिफरेंट nth रूट्स ऑफ z होते हैं, n डिफरेंट nth रूट्स ऑफ z होते हैं। मतलब आप बोल सकते हो 2 डिफरेंट सेकेंड रूट, मतलब 2th रूट्स ऑफ a, nth मतलब सेकेंड रूट, ठीक है ना। उसी तरह से 4 डिफरेंट 4th रूट्स ऑफ z, 4 डिफरेंट 4th रूट्स ऑफ z। जैसे आपको बोल दिया कि z टू द पावर ऑफ 4th रूट निकालो, 4th रूट निकालो, तो इसके कितने रूट्स होंगे, इसके 4 अलग अलग रूट्स होंगे, इसके 4 अलग अलग रूट्स होंगे, रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4, और सब के सब अलग होंगे। तो ये मान लेते हैं रूट 1 है, ये रूट 2 है, ये रूट 3 है, ये रूट 4 है। समझ में आया? उसी तरह से z अगर पावर में 1 by 2 है तो इसके 2 रूट्स निकलेंगे, r1 और r2, 2 अलग अलग रूट्स निकलेंगे। तो वही चीज बोला है, n डिफरेंट nth रूट्स ऑफ z। प्रॉब्लम करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। साथ ही साथ बस यही कंडीशन है कि z की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बस इसको नोट करिए।
अब फॉर्मूला आता है ऑयलर्स फॉर्मूला, जैसे हमको पता है एलिमेंट्री कैलकुलस से e टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। यहाँ पे x के जगह पे हम आई थीटा पुट करते हैं तो ये सीरीज एक्सपेंशन हो जाता है साइन x का भी और कॉस x का भी। आप सेपरेट कर दीजिएगा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को, तो इससे हम लिख सकते हैं e टू द पावर ऑफ आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी को शॉर्ट में हम आपको सिखाए थे कि e टू द पावर ऑफ आई थीटा को आप ऐसे भी कैसे लिख सकते हो, उसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग सिस थीटा। ठीक है, अच्छी बात है। अब e टू द पावर ऑफ z कर दिए तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम डाल दिए ऊपर में, तब देखो क्या होगा। हमको पता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, पावर्स ऐड होता है मतलब मल्टीप्लाई करना है। e टू द पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड विद e टू द पावर ऑफ आई वाई। e टू द पावर ऑफ x को रहने दो, e टू द पावर ऑफ आई वाई को कैसे लिखोगे, जैसे e टू द पावर ऑफ आई थीटा को लिखते थे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पे e टू द पावर ऑफ आई वाई लिखा जाएगा कॉस वाई प्लस आई साइन वाई बस। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप सिस वाई भी लिख सकते हो ना, cos y प्लस आई साइन y। अच्छी बात है। डी मोइवरेज थ्योरम से हम ये भी बता सकते हैं कि e टू द पावर ऑफ आई थीटा पावर n कर दीजिएगा तो e टू द पावर ऑफ आई एन थीटा। ये सब नोट करिए, अभी हम प्रॉब्लम्स कराएंगे, सब काम लगेगा। फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, जैसे a नॉट z टू द पावर ऑफ n प्लस a1 z टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस a2 z टू द पावर ऑफ n माइनस 2 प्लस डॉट 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 लास्ट में आपका en आएगा। इसको जब आप इक्वल टू 0 कर दीजिएगा तब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। वेयर ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, आपका जो ए नॉट है वो 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। a1 a2 a3 डॉट 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 an ये सारे के सारे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। साथ ही साथ n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो भी पावर है इसको आप देख लो, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इसी को बोला जाएगा डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसका जो सॉल्यूशन निकालेगा ना, मतलब z का जो वैल्यूज आप निकालोगे उसको बोला जाता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सेम रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आप एलिमेंट्री अलजेब्रा वगैरह में करते थे, तो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में भी सेम चीज रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह रहती हैं, बस टर्मिनोलॉजीज के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ किया जाता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये सब चीज बताना आपको जरूरी है। नोट करिए। अब बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a नॉट z टू द पावर ऑफ n प्लस a1 z टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस a2 z टू द पावर ऑफ n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसको पता है कि कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट का होगा ना, उसका कम से कम एक रूट जो है उस कॉम्प्लेक्स प्लेन में होना ही है, अनिवार्य है। इफ z1 z2 z3 डॉट 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 zn आर द n रूट्स, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आपके n रूट्स अगर हैं, तब आप लिखोगे a नॉट z टू द पावर ऑफ n प्लस a1 z टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस डॉट 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 an इज इक्वल टू 0। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो क्योंकि आपको पता है कि रूट्स आपके z1 z2 z3 zn के हैं, तो z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस z3 करते करते लिख देंगे और a नॉट तो आपका स्टार्टिंग में रहेगा ही। तो ये जो आपने लिखा है इसी का नाम दिया गया है फैक्टर्ड थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, फैक्टर्ड थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब बात आती है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी ये भी हम आपको पढ़ाए थे, एक बार और क्विक रिकैप करते हैं। द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन z पावर n इज इक्वल टू 1, मतलब कोई पॉलिनोमियल है z पावर n इज इक्वल टू 1, इसका जो सॉल्यूशन निकालोगे ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी। जैसे n z टू द पावर ऑफ n कर देंगे, यहाँ पे n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, आर कॉल्ड द nth रूट्स ऑफ द यूनिटी। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको बोला जाएगा nth रूट्स ऑफ यूनिटी, और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है z इज इक्वल टू कॉस 2k पाई बाय n प्लस आई साइन 2k पाई बाय n। इसी चीज को आप लिख सकते हो सिस 2k पाई बाय n, इसी चीज को आप लिख सकते हो e टू द पावर ऑफ आई 2k पाई बाय n, जहां पे k की वैल्यू जो होती है वो 0 1 2 3 डॉट 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 n माइनस 1 तक जाती है। यहाँ पे अगर हम पावर k का वैल्यू अगर 1 पुट कर k का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तब ये क्या बन जाएगा, 2 पाई बन जाएगा, 2 पाई बाय क्या बनेगा, 2 पाई बाय n बनेगा और साइन 2 पाई बाय n बनेगा। तो हमको मिल चुका है ओमेगा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाय n प्लस आई साइन 2 पाई बाय n। तो इसी चीज को आप लिख सकते हो e टू द पावर ऑफ आई टाइम्स 2 पाई बाय n। वेरी गुड। तो अब nth रूट्स ऑफ ओमेगा है ना, तो उस तरह से ये सारी चीजें आपके क्या हो जाएंगे,
1 हो जाएगा, फिर ओमेगा हो जाएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। के का वैल्यू 0 डालो, 0 डालोगे क्या मिलेगा यहाँ पे, यस में 0 डालो, cos 0 sin 0, cos 0 मतलब 1, तो पहला रूट तो हमको आ गया ये 1। फिर के का वैल्यू 1 डालोगे तो हमको ये मिलेगा जिसको हम लोग ओमेगा बोल रहे हैं। के का वैल्यू 2 डालोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 टाइम्स 4 टाइम्स, इस तरह से 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब डॉट 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 ओमेगा पावर n-1 हो जाएगा। ये मैंने पिछले लेक्चर में एपी लिखा दिया था गलती से, एपी नहीं, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे कहीं पे मैंने लिख दिया था एपी, बोला था शायद जो कुछ प्रोग्रेशन, हाँ बोल भी दिया था शायद, एपी बोल दिया था, यही समझ के बोल दिया था, एपी नहीं है वो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। इतना तो कॉमन सेंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है ना कुछ टाइपो एरर हो जाता है, इंसान ही गलती हो ही सकती है, चांसेस है। तो 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब डॉट 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 ओमेगा पावर n, तो ये क्या है आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके सारे रूट्स हैं, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन देखो, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, काफी मजा आएगा। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ z फॉर विच z टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू -32 एंड लोकेट दीज वैल्यूज इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। इन शॉर्ट समरी में जैसे हम बोलते हैं कि रियल वर्ल्ड में चलो, जैसे हम बोलते हैं 32, इसका 5th रूट बताओ, इसका 5th रूट बताओ, तुम क्या बोलोगे, सर ये तो और कुछ नहीं 2 टू द पावर ऑफ 5 है ना, इसको के कर दीजिए तो मिल जाएगा 2। सिंपल सा चीज है, मतलब कि अगर 2 पे आप 5 पावर कर दोगे तब ये मिल के आएगा आपको 32। ये समझ, इसका मतलब समझ में आया था। यहां पे वही चीज बोल रहा कि -32 का 5th पावर निकालिए आप, मतलब कोई एक ऐसा नंबर क्या होगा जिसके माथे में अगर हम 5 पावर करेंगे तो हमको 32 पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो z पावर 5 इज इक्वल टू -32 है। हम आपको सिखाए हैं कि कोई भी मान लीजिए नंबर है, उसका nth पावर आप निकालते हो, z का nth पावर अगर आप निकालते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट निकालते हो, तो कितने रूट्स आते हैं, n डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। ये हम सिखाए हैं, n डिफरेंट रूट्स फॉर n डिस्टिंक्ट रूट, n डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर nth रूट, है ना। 5th रूट आपको निकालना है तो 5 अलग अलग रूट्स निकलेंगे। इसका मतलब ये है कि z की 5 ऐसी वैल्यूज होगी जिसके माथे में पावर हम 5 करेंगे तो -32 मिलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमको बनाना है और कैसे सॉल्व करना है इसको। हमको पता है कि किसी भी नंबर को इन पोलर फॉर्म, हमको -32 को पोलर फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे -32 इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे 32, फिर cos पाई प्लस 2k पाई, पाई प्लस 2k पाई प्लस i टाइम्स साइन पाई प्लस 2k पाई, जहां पे आपका k का वैल्यू है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। इस तरह से लिखा जा सकता है। चलो अगर विश्वास ना हो तो हम करते हैं, कैलकुलेटर की मदद लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे k का वैल्यू अब 0 पुट करो, k का वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आना चाहिए, 32 रहने दो, cos पाई ये 0 हो गया तो पाई प्लस 0 हो गया, प्लस i साइन ये 0, k का वैल्यू 0 तो पाई प्लस 0 हो गया, 32 cos पाई प्लस i साइन पाई। सॉल्व करें जरा, बोलोगे साथ ये 32 होता है, cos पाई कितना होता है, cos पाई मतलब cos 180 निकालना है -1, तो ये -1 होता है, ये 0 होता है, तो बन गया कितना -32। समझ में आया क्यों हम इस तरह से लिखे। चलिए k का वैल्यू 1 लेते हैं, जब k का वैल्यू 1 लेंगे तब ये लिखा जाएगा 32 cos ऑफ पाई प्लस 2 पाई प्लस i साइन
पाई प्लस 2 पाई, 32 cos ऑफ 3 पाई प्लस आई साइन 3 पाई, 180 इंटू 3 करेंगे टू 540, तो cos 540 निकालोगे तो -1 आएगा, प्लस और साइन 540 निकालोगे तो 0 आएगा, तो ये हो गया -32। बात आ गई समझ में? तो सीरीज ये आपका पूरा चलते चला जाएगा, आंसर में आपको -32 ही मिलने वाला है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई नंबर आपको दिया हुआ है उसको आप पोलर फॉर्म में कैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा, ये वाला चीज है, इसका जनरल एक्सप्रेशन हो गया। चलो, ये मैंने आपको टेस्ट और वेरीफाई करके दिखाया था कि सही है या गलत है। तो ये तो सही 100% कंफर्म कि -32 को आप पोलर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो, मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, पोलर फॉर्म में तो ऐसे लिखते हैं, अच्छी बात है। अब डी मोइवरेज थ्योरम से, शॉर्ट में लिख रहे हैं DMT, z टू द पावर 5 अगर हमको फाइंड करना है तो बताओ क्या लिखेंगे? r टू द पावर ऑफ 5 आएगा, साथ ही साथ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसके माथे में पावर भी 5 जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं r टू द पावर ऑफ 5 cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? ये तो लिख सकते हैं, नो डाउट। साथ ही साथ ये किसके बराबर है? z टू द पावर 5 किसके बराबर है? ये बराबर है -32 के। -32 किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते? ये और कुछ नहीं, इसके बराबर है, मतलब -32 के बराबर ये चीज था। ठीक, z टू द पावर 5 ये आपका क्या हो गया? z टू द पावर ऑफ 5 है। अब सुनो, z टू द पावर ऑफ 5 बराबर ये होता है, -32 बराबर ये होता है। आपको बोला कि z टू द पावर ऑफ 5 बराबर -32 है, इसका मतलब इसको और इसको बराबर करना पड़ेगा, मतलब इसको और इसको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं r टू द पावर ऑफ 5 cos ऑफ 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा। ये बराबर किसके होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए हमारा 32 के। cos ऑफ पाई प्लस 2k पाई प्लस आई साइन पाई प्लस 2k पाई, ये निकल चुका है। ठीक है, अब मेरे को ये बात बताइए, क्या हम इसको और इसको काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे r, इसका क्या है? r टू द पावर ऑफ 5 ना। r मतलब क्या होता है? r का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो r टू द पावर ऑफ 5 करोगे तो इसका मतलब ये करोगे तो ये भी तो 32 ही आएगा, ये भी 32 ही है। तो आप इसको तो कैंसिल कर ही सकते हो क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड है। अब इस दोनों को जब कंपेयर करोगे तब यहां से आपको पता चलेगा कि 5 थीटा की वैल्यू है पाई प्लस 2k पाई के बराबर, और इससे भी कंपेयर करोगे तो सेम चीज मिलेगा। यहां से आपको मिल गया कि थीटा की वैल्यू जो है ये होगी पाई प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय 5। बस आपको ये थीटा पता करना था। ठीक है, और R5 बराबर है 32 के। एक्चुअली आप काटो मत, ये R5 रहने दो और ये 32 रहने दो। ये और ये बराबर होने के लिए कंडीशन तो यही था ना, ये और ये बराबर होने के लिए कंडीशन तो ये है, R पावर 5 बराबर होना चाहिए 32 के और ये बराबर होना चाहिए इसके, तभी तो ये वाला स्टेटमेंट आपका वैलिड होगा। ठीक है, तो हमको ये पता चला R पावर 5 बराबर 32। तो यहां से आप R को क्या लिख सकते हो? 2। बस आपको यही करना रहता है, आपको R का वैल्यू पता करना रहता है, साथ ही साथ आपको थीटा का वैल्यू पता करना रहता है। R और थीटा का वैल्यू जैसे ही पता चल गया बस आप पुट कर दो यहां पे। आपने क्या माना था? Z इज इक्वल टू
आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही तो माने थे ना। अब यहां से आपको आर पता चल चुका है, थीटा पता चल चुका है, डाल दो इसमें। और के का वैल्यू जब इसमें डालोगे ना, तब के का वैल्यू कहां तक जाना चाहिए देखते हैं। जब आप z टू द पावर जब आप करते थे, मतलब k का वैल्यू कहां तक जाता था, 0 1 2 3 डॉट 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 n-1 तक जाना है। इसको पहला वैल्यू डालते हैं हम इसको, तो इसका मतलब यहां पे n का वैल्यू कितना था, n का वैल्यू है 5। तो आपको कितना वैल्यूज निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको k का वैल्यू 0 डालना होगा, k का वैल्यू 1 डालना होगा, k का वैल्यू 2, फिर k का वैल्यू 3, फिर k का वैल्यू 4, क्योंकि n है 5, 5 माइनस 1 4, तो 4 तक जाएंगे। मतलब ये इससे पहला रूट मिलेगा, दूसरा रूट, तीसरा रूट, चौथा रूट, पांचवा रूट, ये सब मिलेगा हमको। तो यहाँ पे Z1 फाइंड करने के लिए आपको k का वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा। तो r का वैल्यू आपने निकाला है 2, तो लिख दो 2। फिर कॉस ऑफ थीटा, थीटा का मतलब पाई प्लस, इसको पहले लिख ही देते हैं, इसका मतलब क्या है पाई। k का वैल्यू आपको 0 पुट करना है, तो ये वाला टर्म हो गया 0, बचेगा क्या, पाई बाय 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई बाय 5 प्लस उसी तरह से साइन पाई बाय 5। ये निकल गया आपका पहला रूट। Z2 फाइंड करो, Z2 में r का वैल्यू 2 डालोगे। अब क्या डालना है हमको, कॉस ऑफ k का वैल्यू 1 पुट करो, 2 पाई प्लस पाई मतलब 3 पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 पाई बाय 5 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 5, ये हो गया। सिमिलरली k का वैल्यू 2 पुट करो, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो 5 पाई बाय 5, 5 पाई बाय 5, मैं इसे अभी नहीं काट रहा ताकि आपको क्लैरिटी रहे, 5 पाई बाय 5, ठीक है। फिर k का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 प्लस 1 7। फिर k का वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 9, तो 7 और 9 वाला टर्म आएगा। यहां पे आप लिख सकते हो Z4 कॉस ऑफ 7 पाई बाय 5 प्लस आई साइन 7 पाई बाय 5। Z5 फिफ्थ रूट, ये Z1 इसके कोरस्पॉन्डिंग, Z2 Z3 Z4 Z5। तो Z5 निकालने के लिए 2 टाइम्स कॉस ऑफ 9 पाई बाय 5 प्लस आई साइन 9 पाई बाय 5, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब इसका कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। बोलोगे सर कोऑर्डिनेट्स निकालने का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हो कोऑर्डिनेट्स का मतलब, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप इसको बहुत तरीके से निकाल सकते हो। तो यहां पे आपको ये पता चल रहा है कि एक काम करो, ये आप अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इसको निकालने का तरीका ये है कि आप फाइंड कर लो इसके कोऑर्डिनेट्स, x वैल्यू और y वैल्यू, इधर भी आप x और y वैल्यू, x और y, x और y, x और y, आपको सुविधा होगा। देखो क्या निकालना है, cos पाई बाय 5, पाई मतलब 180, हमको पता है 180 बाय 5 करोगे तो 36 आएगा। cos 36 निकालते हैं, cos 36 निकालोगे तो 0.809 आएगा, 809 प्लस साइन 36 प्लस आई टाइम्स 0.587। अभी मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है, आप इतना भी लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करके आपको थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूं। 3 पाई बाय 5 है, 3 इंटू 180 करो डिवाइडेड बाय 5 करो तो 108 आएगा। cos 108 निकालो, मेरे साथ निकालते जाओ कैलकुलेटर से, तब ये मिलेगा आपको माइनस 0.309, फिर प्लस साइन 108 0.951 0.951, 5 बाय 5 मतलब क्या होगा, 1 कट जाएगा,
कॉस पाई -1 होता है, ये 0 होता है, तो -1 प्लस 0 प्लस i टाइम्स 0। 7 पाई बाय 5, 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 5, 252 आ रहा है, तो कॉस 252 निकालो, माइनस 0.309, माइनस 0.309 करो, प्लस i टाइम्स करेंगे हम 7 पाई बाय 5, 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 5, 252, सो साइन 252, ये आएगा माइनस 0.951, इसको ब्रैकेट में रखो। अब 9 पाई मतलब 9 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 324 आ रहा है, कॉस 324 निकालो तो आएगा 0.809 प्लस i टाइम्स, इसको निकालो, साइन 324, तो ये आएगा माइनस 0.57, माइनस 0.587। ये मैंने इंटेंशनली आपको पॉइंट निकाल करके दिखाया ताकि आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन में पॉइंट्स में आपको रिप्रेजेंट करा के दिखा सकूं, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, आपको अब सबको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करना है तो हम कर दे रहे हैं इसको, 2 इंटू 0.809 कितना हो गया, 1.618 प्लस i टाइम्स 0.587 इंटू 2 करो तो ये मिलेगा 1.174 मिल गया। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा 0.309 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 0.618 आएगा, फिर प्लस i टाइम्स 0.951 इंटू 2 करो तो 1.902 आएगा। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। फिर यहाँ पे -2 प्लस i इंटू 0 कर सकते हो, फिर 2 मल्टीप्लाई करो 0.309, अब ये तो है 0.309 इंटू 2 किया तो ये आएगा माइनस 0.618 माइनस 0.618, फिर माइनस ऑफ i टाइम्स 0.951 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 1.902 आएगा। ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। उसके बाद फिर सेम पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, साइन बदलेगा खाली, ये बनेगा 1.618 फिर माइनस ऑफ i टाइम्स 1.174, ये रहा आपका लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छी बात है, ये सारे पॉइंट्स आपको अब मिल चुके हैं। सब पॉइंट्स को आप शो कर दो। कहाँ पे आप शो करोगे? कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम शो करेंगे सारे पॉइंट्स को। तो जनरली ये कहा गया है कि ये सब सारे पॉइंट्स जो ना आपका कहाँ मिलेंगे, एक यूनिट सर्कल होगा, एक सर्कल होगा, ये सब एक सर्कल होगा, इसका रेडियस कितना होगा देखते हैं। अब सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, जो पॉइंट्स आपको मिला है। पहला पॉइंट मिला है 1.618 और 1.174, 1.618, एक काम करते हैं, पहले ये पॉइंट्स ही मैं शो कर देता हूं। 1.618 इसकी जरूरत पड़ेगी तो 1.618 इसका जरूरत है, 1.174 और 1.174 ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, और ये रहा आपका रियल एक्सिस। तो इस दोनों को पॉइंट कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। उसके बाद चाहिए आपको 0.618 माइनस ऑफ 0.618 एक्स में और वाई में चाहिए 1.902, तो 1.902 तो ये मिलेगा माइनस ऑफ 0.618, मतलब यहाँ पे कहीं माइनस 0.618, और पॉजिटिव में चाहिए आपको 1.902, यहाँ पे कहीं होगा 1.902, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। एक पॉइंट आपको यहाँ मिला है, एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिला। फिर थर्ड पॉइंट -2,0 बोल रहा है, मतलब एक पॉइंट आपको यहाँ पे, एक पॉइंट आपको यहाँ पे बोल रहा है।
फिर बोल रहा -0.618 -0.912, मतलब यहां पे कहीं पे, सॉरी नहीं, ये वाला पॉइंट तो नहीं था, ये वाला पॉइंट यहां पे आएगा, फिर सेम निगेटिव यहां पे उतरेगा, उतार दो, लास्ट वाला पॉइंट 1.618 और -1.714, मतलब इसके यहां पे ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब ये बन गया है आपका पॉलीगॉन, ये बन चुका है आपका क्या, पॉलीगॉन बन चुका है, ये सारे के सारे आपके पॉलीगॉन बन चुके हैं। अब ये जो पॉलीगॉन बना है ना, ये किसके अंदर बना होगा, ये एक ऐसा सर्कल के अंदर बना होगा जिसका रेडियस होगा हमारा 2। सुन लो, ये पॉलीगॉन जो बना है वो कौन से सर्कल के अंदर बना है, एक ऐसे सर्कल के अंदर बना है जिसका रेडियस है हमारा 2। आर की जो वैल्यू होती है ना, वही उतना ही रेडियस का आपको सर्कल बनाना होता है। और ये सारे पॉइंट्स का लोकेशन तो आप ऑलरेडी आप देख चुके हो, मैंने आपको काफ़ी दिखाया। बुक में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, वो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको पॉइंट्स के टर्म्स में आपको लिख करके दिखाया ताकि आप समझ पाओ कि इसका फिजिकली कहना क्या चाह रहे हो। अरे कहना क्या चाह रहे हो कि -32 है ना, इसका 1/5 रूट निकालो, तो आपको तो पता है इसका एक रूट नहीं निकलेगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 5 वैल्यूज होंगे, 5 वैल्यूज होंगे, और वो भी कौन से प्लेन में, आर्गेंट प्लेन में। एक तो ये निकल गया, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, और ये पांचवा। ठीक है, अब इसको आप शो करना है एंगल के टर्म्स में। जब आप इसको मेजर करोगे ना, यहां से यहां तक ये वाला एंगल, तब ये आपका आएगा π/5। फिर यहां से यहां इसको मेजर करो, इसको जब इस तरह से मेजर करोगे तब ये मिलेगा आपको 3π/5। फिर ऐसे जब मेजर करोगे इसको, तब क्या बताया था, पाई है ना, मतलब 5π/5, 5π/5 मतलब पाई। फिर यहां से जब आप इधर ज्वाइन करो, इधर जब आप इसको आओगे, इसको जब ज्वाइन करोगे तब मिलेगा आपको 7π/5। फिर यहां से आकर के आप इधर जब ज्वाइन करोगे तब मिलेगा आपको 9π/5, 9π/5। अब समझ में आ रहा है कि इसी सर्कल पे मैं रोटेट करा दे रहा हूं। पहले एक π/5 था, फिर 3π/5 आ गया, फिर 5π/5 आ गया, फिर 7π/5 आ गया, और उसके बाद फिर क्या आ गया, 9π/5 आ गया। इसको समझ लीजिए, बहुत ही काम की चीज है, आगे बहुत काम लगेगी, वरना मैं चुटकियों में से सॉल्व कर सकता था इतना टाइम लेकर के। इसीलिए समझाया ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आपको करना क्या है। अब यहाँ पे कुछ भी मर्जी वैल्यू दे दे, आप इजिली कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे 5 था तो इसके 5 रूट्स निकले, 6 रहता तो 6 रूट्स निकलते, 10 रहता तो 10 रूट्स निकलते, 2 रहता तो 2 रूट निकलते। समझ में आया, यही चीज है। तो फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ z फॉर विच z इज इक्वल टू दिस। तो आप जो हम π/5 के टर्म्स में लिख के आपको दिखाए थे, z1 इज इक्वल टू दिस, z2 इज इक्वल टू दिस, वो z1 से लेकर के z5 तक वो सारा वैल्यूज आप उस तरह से लिख के छोड़ सकते थे, या फिर आपको और कैलकुलेट करना है तो आप इस तरह से कैलकुलेट करके और दिखा सकते हो। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए वो π/5 मेथड वाला भी ठीक ही था कि आप उस तरह से आप प्रोजेक्ट करके दिखा दे रहे थे, लेकिन आपको ये मतलब क्लैरिटी के लिए मैंने और ज़्यादा डिटेल में सारे पॉइंट्स कैलकुलेट किए, आर्गेंट प्लेन पे इसको शो किया और दिखाया कि ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये सब एक्चुअली हैं कहाँ पे। ये रहा आपका Z1, ये रहा Z2, ये रहा Z3, ये रहा Z4, ये रहा Z5। आई होप चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस है,
जैसे -1 प्लस आई होल टू द पावर ऑफ 1/3 फाइंड करना है और -2√3 -2i होल टू द पावर ऑफ 1/4 करना है। ये मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए, इसको आपको सॉल्व करना है खुद के लिए और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। कमेंट सेक्शन से ही आप मैच करेंगे। वैसे बुक का ही सवाल है, शॉर्म आउटलाइन का, तो उससे आप सॉल्यूशन देख सकते हो, लेकिन आप सॉल्यूशन पहले नहीं देखोगे, पहले आप इसको सॉल्व करोगे, बताओगे कि आप सीख पाए हो या नहीं सीख पाए हो। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आपको nth रूट निकालना है, मतलब थर्ड रूट निकालना है। 1/3 मतलब थर्ड रूट निकालना है ना, थर्ड रूट निकालना मतलब क्यूब रूट निकालना। तो पावर कितना है n का 3, कितने रूट्स निकलने वाले हैं 3 रूट्स निकलने वाले हैं। इसके कितने रूट्स निकलेंगे 4 रूट्स निकलेंगे। तो चलो पहले इसको सीखते हैं हम लोग। -1 प्लस आई होल टू द पावर ऑफ 1/3 है, इसका हमको रूट निकालना है। रूट निकालने के लिए बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, ये r पावर n मल्टीप्लाइड विथ दिस वाला टर्म। अब क्योंकि यहाँ पे 3 रूट्स निकालने, इसलिए k का वैल्यू 0 डालोगे, 1 डालोगे, 2 डालोगे, आपका z1 z2 z3 पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि r क्या है, थीटा क्या है। ठीक है, तो चलो करते हैं हम लोग। ये जो नंबर है इसी से हम लोग r और थीटा पता चल जाएगा। ये जैसे मान लेते हैं z, लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस आई, ये मान लिया। अब यहां से क्या बोलोगे सर r का वैल्यू तो और कुछ नहीं, ये मैग्नीट्यूड होता है, तो √x² प्लस y स्क्वायर। सो -1 का स्क्वायर करो और 1 का स्क्वायर करेंगे तो √अंडर क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ये हमको r पता चल गया। अब थीटा निकालना है, थीटा और कुछ नहीं tan इनवर्स ऑफ y/x होता है। तब इस केस में क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ y कितना है 1, x कितना है -1, तो कितना हो गया माइनस ऑफ tan इनवर्स, नहीं ऐसे मत करो, इसको करो tan इनवर्स ऑफ -1। इसको अभी रखो, देखो छेड़ा ना मत, अभी देखो यहीं पे एक गेम है। पहले तुम ये बताओ कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से कोऑर्डिनेट में होगा। अब यहाँ पे खेल आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। जैसे ये आपका x पॉजिटिव x, ये आपका पॉजिटिव y, ये निगेटिव x, ये निगेटिव y। आर्गेंड प्लेन ही है, डोंट वरी, ये आपका रियल है, ये आपका इमेजिनरी है, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन यहां पे देखो -1, x का कोऑर्डिनेट कितना है -1 है, तो -1 कहां होगा, यहां होगा। y का कोऑर्डिनेट कितना है, y का कोऑर्डिनेट है i, तो मतलब यहां पे एक यूनिट इधर एक यूनिट इधर, मतलब इसको ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं -1, 1। ठीक है, x एक्सिस है आपका -1 यूनिट, y एक्सिस है आपका 1 यूनिट। मतलब ये पॉइंट कहां चलाया, पॉइंट तो आ गया है यहां पे। कैसे शो करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर पे, हम स्टेटस डाले थे कल, हाँ कल स्टेटस डाले थे। कॉम्प्लेक्स नंबर को एक एरो से दिखाते हैं आर्गेंड प्लेन में, तो ये आपका पॉइंट पता चल चुका है, इसको आप इस तरह से शो करोगे। ओके, अब सवाल उठता है कि सर एंगल कौन सा लें। यहां पे तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है सर -π/4 आ रहा है, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा -π/4 आएगा। और -π/4 मतलब हमारा कन्वेंशन क्या होता है एंगल फॉर्म कर मतलब लेने का, हमको पता है कि हमेशा हम ये ओरिजिन है, एंगल जब इधर से लेते हैं तब 0 से उठते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव जाते हैं और क्लॉकवाइज में नेगेटिव आते हैं। तो ये जो -π/4 है ना, ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये वाला एंगल बता दे रहा है आपको कि इधर से जाकर के क्लॉकवाइज में एंगल ये बता दे रहा है। लेकिन आपको कंफ्यूजन भगाने के लिए, क्योंकि -π/4 है, ठीक है आप इधर आ जाओगे, लेकिन आपका पॉइंट तो इधर है कि नहीं, ये लाइन थ्रू आउट आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन एंगल ये जो -π/4 है ना, किसके इक्विवेलेंट है, आपको पॉजिटिव एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेना। तो देखो आप निगेटिव से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग नेगेटिव होकर भी जाते हैं, लेकिन हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप पहले पॉइंट लोकेट कर लो और उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लोकेट करो कि कौन से एंगल बना रहा है। ठीक है, तो निगेटिविटी छोड़ो, मेरे को अच्छा नहीं लगता, हटाओ इसको, हटाओ इसको। ठीक है, ये जो आपने फाइंड किया है एंगल यहां से यहां तक का, ये वाला एंगल, थोड़ा सोच के बताओ तो क्या होना चाहिए यहां पे। आपको पता है कि नीचे जब जा रहे थे आप
तब ये वाला एंगल आपका π/4 था, नीचे वाला एंगल आपका π/4 था। ये पूरा का पूरा एंगल आपका पाई है, तो पूरे के पाई से अगर आप π/4 को गायब कर दोगे तब ये एंगल कितना मिलेगा? मिलेगा हमको 3π/4। बुझली? बुझे चीज। तो ये 3π/4 एंगल आपको पता चल गया। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या? 3π/4। यही लिखना प्लीज, ठीक है। आप -π/4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि माइनस में जग करके फिर कन्वेंशन ही पलट जाएंगे, तो उतना वो सब चीज लोचा नहीं चाहिए हमको। हम लिखेंगे यहाँ पे 3π/4, मतलब ये वाला चीज, ठीक है। अब वैल्यू कैलकुलेट करके देख लो। 3π/4 बोले तो 3 × 180 डिवाइडेड बाय 4 करो तो 135 आता है, और tan 135 अगर करते हो तो -1 आता है ना। लेकिन कैलकुलेटर से देखो तो tan इनवर्स करके देखो -1 तो -45 दिखाएगा। tan इनवर्स माइनस, अरे करो कैलकुलेटर में, देखो तो कैलकुलेटर में करोगे ना, ये कैलकुलेटर यूज मत कर लेना, ठीक है। ये प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर है, ये हम लोग को काम आता है, आपको नहीं है, आपको उठा के फेंक देगा। आप बेटर हो कि आप 82 MS यूज करो, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन वाला बटन नहीं रहता, तो इसमें चांसेस ही नहीं कि वो आपको निकाले। वैसे 991 ES भी वैलिड है, नॉन प्रोग्रामेबल है, वैलिड है, बट हो सकता है कि कहीं कुछ सेंटर्स पे कुछ लोचा कर दे कि अरे तुम्हारे कैलकुलेटर में तो तुम इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकाल लोगे, नहीं देंगे उन्हें वगैरह वगैरह। तो कन्फ्यूजन को भगाने के लिए आप यही फॉलो करो तो ज़्यादा बेटर है। एनीवेज, वो लिखा हुआ रहता है ना नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर। मैंने तो पढ़ा था 2017 के नोटिफिकेशन में वो दिया हुआ था, 2020 वाला मैंने लेटेस्ट नहीं पढ़ा है। आपने अगर पढ़ा है तो उसमें भी, और ये पॉसिबल ही नहीं है ना कि मतलब मैथमेटिक्स बिना कैलकुलेटर के कैसे भाई सॉल्व कर लोगे? भाई कैसे सॉल्व कर लोगे तुम? सब e⁻, log सब कुछ मुझबानी याद कर लोगे, मुझे याद कर लोगे, पढ़ लोगे? पॉसिबल नहीं है गुरु। जो क्वेश्चन सेट करें ना उनको भी चैलेंज, खुला चैलेंज, सॉल्व करके दिखा दो, मान जाएंगे। हम पढ़ाना छोड़ देंगे अगर बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चंस, PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बिना कैलकुलेटर के अगर सॉल्व कर दिया किसी ने, पढ़ाना छोड़ देंगे हम। पॉसिबल ही नहीं है भाई, कितना टाइम लगेगा? कर सकते हो कैलकुलेशन, ऐसा नहीं बोल रहे कि कैलकुलेट नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन 3 घंटे में वो चीज़ कैलकुलेट करना, अच्छा देखते हैं कौन कर पाता है। आओ ना फिर बताते हैं। तो ये 3π/4 है, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा एंगल वाला केस में। तो यहां से आपको थीटा पता चल गया 3π/4, और r पता चल गया है √2। बस खेल खत्म, बुढ़िया हजम। इसमें पुट कर देना है, हो गया आपका रूट्स। इसमें पुट करिए, रूट्स निकालिए। अब इसके पहले वाला जो प्रॉब्लम था ना, उसको भी हम करके इसी तरह से आपको दिखा देते हैं। और ये वाला प्लीज आप होमवर्क में सॉल्व करिएगा। आपको r मिला है √2 और थीटा मिला है 3π/4। देखो अब z⁻1/3 फाइंड करना है हमको, तो हम यहां पे लिखेंगे √2 मतलब 2⁻1/2, ठीक है। n पावर n करना है तो इसका मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। कॉस कर दीजिए 3π/4, थीटा हमको पता चला है 3π/4 होता है। साथ ही साथ हमको ये भी पता चला है कि जो आपका 2k है, k का वैल्यू अब हमको 0 पुट करना है, तो इसमें 0 पुट करेंगे तो गायब हो जाएगा, और n के जगह पे आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो नीचे में आपका आ जाएगा क्या? 3, ठीक। ये बन गया आपका पहला पार्ट, प्लस i टाइम्स साइन ऑफ, सेम चीज होगा, इधर तो कोई चेंजेस ही नहीं है, ये कट गया ना तो π/4 है ना, तो यहाँ पे भी π/4 ही आएगा, नो डाउट। तो इधर आप लिख सकते हो 2⁻1/6, ये एक्चुअली z1 है। पहला रूट आपको ये पता चलेगा कि z1 इज इक्वल टू 2⁻1/6 कॉस ऑफ π/4 प्लस i साइन π/4, ठीक है। और इसको अगर लोकेशन अगर दिखाना है तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप फाइंड करिए, वैल्यूज निकालिए x का y का, उसको लोकेट कर दीजिए बस। और यहाँ पे ये जो बाहर में है ना, बाहर में जो इधर रहता है आपका, वो उतना रेडियस होता है, मतलब इतना सर्कल का आप रेडियस बना लो और वो सारे पॉइंट्स उसी पे फॉल करेंगे और कोई दिक्कत ही नहीं है उसी पे। जैसे पहले वाले प्रॉब्लम में क्या था, 2 था
तो 2 यूनिट का आप रेडियस का सर्कल बनाते थे, उसी पे सारे पॉइंट्स आपके पॉलीगन वाले फॉलो करते थे, वही चीज है यहाँ पे। Z2 अगर आपको निकालना है तो बताओ क्या निकलेगा। Z2 पता करने के लिए बाहर ये तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2⁴ ही रहने वाला है। कॉस देख लो, कॉस अंदर में क्या है 3π/4 है, करते हैं k का वैल्यू हमको 1 डालना है, तो ये 3π/4 करो और इसको आप कर दो 2π, ठीक है 1 कर दीजिए, और नीचे में आपको डिवाइड कर देना है आपको 3 के साथ में, तो इसको आप सॉल्व कर लो। 3π है और 8π है और नीचे में 3 है, तो 8×3 11π/12 आ रहा है, ठीक है 11π/12, तो इसको आप लिखोगे 11π/12 प्लस i sin 11π/12, बस। थर्ड रूट आपका जो निकलेगा वो 2⁻⁴ होगा। कॉस करो, k का वैल्यू अब क्या डालना है, k का वैल्यू 0 हो गया, 1 हो गया, लास्ट आपको 2 डालना है। 2 डालोगे तो क्या होगा 3π/4, ये तो रहना ही रहना है। k का वैल्यू 2 डालोगे तो 2 दूनी 4, 4π होगा, 4π/1 कर दो, नीचे में 3 कर दो, एलसीएम ले लो, 4 3π प्लस 4 चौके 16, मतलब 16 और 3 19, तो 19π/12 आ जाएगा इसमें। तो इसको आप लिख सकते हो 19π/12 प्लस आई साइन 19π/12, है ना समझदारी, इसी में है समझदारी, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ इसके जस्ट पहले वाला प्रॉब्लम में वो हम एक और अप्रोच बताए थे। अब दूसरा अप्रोच जो ये वाला है, ये अब शॉर्टकट मत बोल देना कि सर ये शॉर्टकट है, सर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, अरे ये सब मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, आपका नंबर नहीं कटेगा। जैसे आपका -32 है ना, इसका पावर आपको करना है 1/5, ये करना था आपको, ठीक है। तब -32 का कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में आप लिख दो, क्या लिखोगे, बोलोगे सर ये -32 को ना -32 रहने देते हैं और i टाइम्स 0 कर देते हैं सर, हो गया, ये बन गया आपका z = 2, ठीक है, अच्छी बात है। r निकालो तो r हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो बोलोगे -32 का स्क्वायर कर दीजिए और 0 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा √32 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 32, तो r हमको पता चल चुका है 32, वेरी गुड। इसका आर्ग्यूमेंट निकालो तो ये हो जाएगा और कुछ नहीं, tan इनवर्स ऑफ 0/-32, tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0/-32 मतलब tan इनवर्स ऑफ 0 मतलब 0, ठीक है। अब सुनो, यहां तो हमको पता चल गया कि ये 0 है, क्योंकि यहां पे आपका tan इनवर्स y/x होता है ना, तो अब इसको जब आप शो करोगे तो कहाँ ये पॉइंट कहाँ आएगा, x एक्सिस है आपका -32 में, तो मान लेते हैं कहीं यहां पे ये वाला चीज है, ये वाला पॉइंट, कितना एंगल हो रहा है, ये कितना एंगल हो रहा है सर, ये एंगल तो पाई हो रहा है पाई, अरे कैलकुलेटर से तो आपको ये मिल गया था tan इनवर्स 0, कैलकुलेटर से आप tan इनवर्स 0 करो tan इनवर्स 0 करो 0 निकलेगा, लेकिन थीटा 0 है क्या, अरे थीटा 0 कैसे होगा, यहां पे तो बोलेगा अरे इतना गलत कैसे हो सकता है, अरे वही चीज है, देखो यहाँ पे z है ना, -32 प्लस i टाइम्स 0, यहाँ पे लोकेट कहाँ करोगे, ये पॉइंट कहाँ है, ये है आपका -32,0 पे, अरे मुन्ने तो एंगल कहाँ 0 है, जीरो थोड़ी ना है, ये पॉइंट लोकेट करना है। अभी क्या तरीका सिखाए कि यहां से आप डायरेक्ट एंगल मेजर करो ना, तो आपको पाई मिल रहा है ना, तो आप यहां पे ये 0 नहीं तो लिख देना, आप इसको पाई करना, क्या करोगे, इसको पाई करोगे, ठीक। आपको थीटा पता चल चुका है, पाई, आर पता चल चुका है 32। गलती यही करते हैं लोग, इसलिए हम बता रहे हैं, हम ध्यान से पेशेंस से आप पढ़िए इस चीज को, आप पॉइंट पहले लोकेट कर लीजिए कि ऑर्गेंट प्लेन में पॉइंट है कहां, उस हिसाब से एंगल आप डिसाइड करिए, वरना तो बहुत सारे हैं, अब तो सर्कुलर फंक्शंस है ना ये, अब जरूरी है कि यहाँ पे 0 ही डालेंगे तो 0 मिलेगा, पाई ही डालेंगे तो 0 मिलेगा, अरे बहुत सारी चीजें हो सकती है जिससे 0 मिलेगा ना। tan 360 डालो tan 360 डालो, घूम फिर के आओगे तुम, फिर मिलेगा।
तो यहाँ पे क्या 360 ले लेंगे, 2 पाई ले लेंगे? अरे नहीं लेंगे। यहाँ पे पहले पॉइंट आप लोकेट करिए, कितना एंगल वो मेजर करता है। बताया था ना कि यहाँ से ओरिजिन से इधर तीर मारेंगे तो ये एक वेक्टर मिलेगा। अरे मेरा स्टेटस देख लिया करो, काम का स्टेटस डालते हैं हम, ठीक है। हम कभी मतलब ऑफिशियल स्टेटस पे, ठीक है, मतलब ऑफिशियल जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैं या फिर मेरा असिस्टेंट जो है वो सब काम के ही स्टेटस डालते रहते हैं, या तो कुछ नोटिस या तो कुछ चीज़ें वगैरह वो सब, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपडेट्स रखा करिएगा, बहुत से सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। तो आपको आर पता चल गया, थीटा पता चल गया, बस डाल दो उसमें, निकल जाएगा। आर है आपका 32 और थीटा है आपका पाई। तो पहला निकाल दो, आप लिखो आर है आपका 32, थीटा है आपका पाई, ठीक है। Z1 कैसे निकालें? आर है 32 टू द पावर ऑफ 1/5 करना है, फिर कॉस करिए, थीटा है हमारा पाई, तो लिखेंगे पाई प्लस के की वैल्यू है 0 तो वो तो 0 हो गया, और बाई कर दो 5 से तो निकला 5π/5 प्लस आई साइन, ये भी बन जाएगा आपका 5π/5। बुझली? और ये क्या है? ये तो और कुछ नहीं, ये तो 2 बन जाएगा। Z2 निकालो, 2 यही सब चीज 32⁵ मतलब 2 कॉस करो, क्या मिलेगा? थीटा की जगह क्या पुट करोगे? थीटा की जगह डालोगे आप पाई, पाई रहेगा तो पाई डाल दो, के के जगह पे क्या डालोगे? 1, 2 पाई प्लस पाई मतलब 3 पाई बाई 3, सॉरी 3π/5 तो बन जाएगा 3π/5 प्लस आई साइन 3π/5। अरे आ रहा है वही सारी चीजें, फिर Z3 फाइंड करो, Z4 फाइंड करो, Z5 फाइंड करो, आसान हो गया। बस यही करना है आपको, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उससे आर और थीटा निकालना है, इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देना है, के का वैल्यू उतना आपको दौड़ा देना है, निकल जाएगा सारे रूट्स। आई डोंट नो वेदर आप 11th और 12th में ये सारी चीजें था या नहीं था, आई डोंट गेस, मतलब आई डोंट नो कि मेरा आईसीएसई बोर्ड था, बट मैं भूल चुका हूँ वो 12th में क्या था नहीं था। अभी इतने सालों बाद अब इतना, इसलिए आप अब देख लीजिए, अगर आप ये चीज़ सीखे हो तो अच्छी बात है, नहीं सीखे होंगे तो अभी सीख लीजिए, ठीक है। आई होप काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसके बाद फिर और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए। अगले चैप्टर मतलब अगले लेक्चर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ एंटर कर जाएंगे अगले चैप्टर में जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। फंक्शंस को काफ़ी अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। फिर अगले चैप्टर में हम लोग स्विच ऑन करेंगे जिसका नाम है कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, और वो वाला चैप्टर काफ़ी बड़ा चलेगा क्योंकि सब कुछ मेन उसी में है, ठीक। आपका बेस तैयार हो चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स प्लेन्स का, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स का, बहुत सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया काफ़ी अच्छे तरह से। और स्टार्टिंग में जो मैसेज मैंने आपको दिया था वो प्लीज़ हो सके तो फॉलो करें। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरी कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण जो सोसाइटी में जाना ज़रूरी है। क्या? ये कि आप लेने में विश्वास ना रखें, आप देने में विश्वास रखें। आप जितना आप देंगे चीज़ों को, दान देंगे, दान इन अ सेंस ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा पैसा का ही दान दिया जा सकता है। किसी का कुछ अच्छा कर दीजिए, या कोई अगर किसी का लाइफ अगर थोड़ा सा रुइन हो रहा है ना तो उसको बचा दीजिए। देखा ना, मतलब समाज से ना मतलब पाप बढ़ता जा रहा है, सब पापी होते चले रहे हैं, हम भी पापी, आप भी पापी, धीरे धीरे सब पापी होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए बेटर है थोड़ा थोड़ा पुण्य कमा लीजिए, ताकि जब मरने के टाइम, जब आखिरी सांसें चल रही हों तो उस समय रिलैक्स्ड होकर के, चिल्ड होकर के, कूल होकर बोल सकते हैं, ओ कम ऑन डूड, यस आई डिड इट। कुछ किया था मैंने लाइफ में, कुछ किया था ऐसा, जब मतलब रिग्रेट ना हो कि अच्छा कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता मुझे तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। अरे खुल के जिए, मजा करिए, एंजॉय करिए, बस किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइए। और कोई अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं वो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।